हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत है। तो आज हम लोग का जो वीडियो है वो पार्ट 4 बनेगा, जो कि सीएनटी एक्ट 1908 के जो है पार्ट 4 जो है वो वीडियो बनेगा। इससे पहले 3 पार्ट और बनाया जा चुका है, आप सभी उन्हें भी देख लें, जिससे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं वो कैच कर लें और आप लोग सीएनटी एक्ट को पूरी अच्छा तरह से समझ लें, जिससे जेपीएससी में लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो अध्याय 3 में हम लोग जो है वो अध्याय 4 हो चुका था। अब अध्याय 5 में से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें अध्याय 4 तक जो है वो बताया गया है, आप लोग उसे देख लें, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है वो सब जानेंगे, और उसके आगे अध्याय 6, अध्याय 7, इसमें कुल 19 अध्याय है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबा चैप्टर बन जाता है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में जो है उसमें है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। इसमें डायरेक्ट जो धारा दिया है वो धारा 37 में जो है एक ही धारा है, जिसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो अधिभोगी रैयत पर जो कंडीशन लागू होता है वो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत पर भी लागू होता है। इसमें कुछ बिंदु है जिसको हम लोग जान लेते हैं। इस सब में ये है कि जो खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो है वो सीएनटी एक्ट, पहला पॉइंट देखिए, सीएनटी एक्ट जब लागू हुआ 1908 में, 11 नवंबर 1908 पूरा तिथि है। तो इससे पहले जब जो 20 वर्ष पहले, यहाँ साल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वर्ष है, वर्ष माने साल भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ष पूर्व में भूमि की काश्तकारी सृजन हो तो उसका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। जब ये सीएनटी एक्ट 1908 जब इसको लागू किया गया, उससे 20 साल पहले का अगर यदि काश्तकारी जो है वो सृजित किया गया, मतलब खुटकट्टी मतलब खुट काट कर बनाया गया खेत, अधिकार प्राप्त रैयत जो है वो 20 साल पहले अगर यदि खुटकट्टी प्राप्त कर चुका है तो उसका लगान में वृद्धि नहीं किया जाएगा। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी हम लोग जान लेते हैं। और अगर यदि भूमि लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो उसी गांव के समरूप, जैसे देखिए दूसरा में कहा गया है कि अगर यदि पारित किया गया है, ठीक है, कि टैक्स यानी लगान को बढ़ाया जाए, ठीक है, ये पारित कर दिया गया है। तो उस गांव में, जिस गांव में ये मान लो गांव है,
इस गांव का जो ये खुटकट्टी खेत है समझ लो, ठीक है। और ये अधिभोगी रैयत का खेत है। अगर यदि यह पारित कर दिया गया है कि उसका लगान में वृद्धि कर दिया जाए, तो इसका जो अगर यदि 20 रुपया है तो इसका आधा लगेगा, हाफ ऑफ अधिभोगी रैयत जो है उसका जितना लगेगा उसका आधा लगेगा, यानी कि इसका 20 रुपये लग रहा है तो इसका 10 रुपया टैक्स में वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। इसका आधा वृद्धि किया जाएगा। ये है धारा 37 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। आप लोग सभी ध्यान से इसको देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसमें आप लोगों को लिखना होगा एजुकेशन फॉर जेपीएससी। उसमें आप लोगों को वीडियोज और ये इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा अध्याय 6 में, ठीक है। अध्याय 6 में क्या है? अनाधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अनाधिभोगी रैयत में है कि अधिभोग जैसे रैयत का जो प्रकार था उसमें अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुटकट्टी प्राप्त रैयत और ये दर रैयत के बारे में जो कहा गया था, तो इसमें जो है वो अनाधिभोगी रैयत के बारे में हम लोग अध्याय 6 में इसका विषय जो है वो अनाधिभोगी रैयत का अध्याय 6 में दिया गया है। इसमें जो धारा की बात करें, धारा 38 में कहा गया है कि अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा, अनाधिभोगी रैयत का लगान या पट्टा, इसमें कहा गया है कि अनाधिभोगी रैयत का जो डिफिनेशन दिया गया था उसमें क्या कहा गया था कि वैसे रैयत जिसका जो भूमि का उपयोग अधिभोग नहीं कर सकेगा वही अनाधिभोगी रैयत होगा। तो इसमें जो पट्टा दिया जाएगा, पट्टे पर जो लगान दिया जाएगा वो भूस्वामी और जो पट्टेदार रहेगा, उनके बीच जो मतलब एक करार किया गया होगा, रजिस्ट्री मतलब बॉन्ड किया गया होगा कि आपको 1 साल में इतना रुपए आपको चुकाना होगा। तो ये है धारा 38 में कहा गया है। और अगला जो है धारा 39 की बात करें, धारा 39 की बात करें तो धारा 39 में कहा गया है कि इसमें धारा 39 में कहा गया है कि जो अधिभोगी रैयत जो है जिस तरह से लगान जो चुकाने का प्रक्रिया जो है, लगान चुकाने का प्रक्रिया दिया गया है अनाधिभोगी रैयत का। तो अधिभोगी रैयत जिस तरह से लगान चुकता करता है उसी तरह से अनाधिभोगी रैयत भी जो लगान देने का जो प्रक्रिया है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगला बात करेंगे धारा, आप लोग सभी समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अगला है धारा 40। धारा 40 में कहा गया है अधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि, अधिभोगी रैयत की लगान की वृद्धि। इसमें जो जिक्र किया गया है वो धारा 42 का किया गया है।
इसमें धारा 42 का कहा गया है। तो धारा 42 जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये अधिभोगी रैयत का किस कंडीशन से उसका जो है वो लगान में वृद्धि करा जाएगा वो कहा गया है। तो और अब धारा 41 की बात करेंगे जो कि थोड़ा है इम्पोर्टेंट। धारा 41 से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो धारा 41 में है अधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार। अनाधिभोगी रैयत का बेदखली का आधार, मतलब किस आधार पर जो है वो अनाधिभोगी रैयत को जो है वो उसकी जो माने जो भूमि ग्रहण किया है अधिभोग करने के लिए उससे निकाला जाएगा। तो इसका जो पॉइंट्स बनता है वो थोड़ा वीवीआई बनता है। तो पहला पॉइंट इसका है कि अगर यदि कोई अनाधिभोगी रैयत है वो कृषि वर्ष की बात करें तो इसमें देखिए पहला कृषि वर्ष प्लस दूसरा कृषि वर्ष प्लस तीसरा कृषि वर्ष। तो एक अनाधिभोगी रैयत जो है वो 2 कृषि वर्ष तक अगर यदि लगान नहीं चुकता करता है फिर भी वो उसका अधिभोग करेगा, ठीक है। अगर यदि तीसरा कृषि वर्ष के 90 दिनों के अंदर अगर यदि पहला कृषि वर्ष और दूसरा कृषि वर्ष का लगान चुकता नहीं करता है तो उससे बेदखल कर दिया जाएगा अनाधिभोगी रैयत को, ठीक है। ये है पहला। दूसरा कंडीशन है कि जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग करने से, जैसे कि अगर यदि कोई भूस्वामी अपना भूमि का दिया है अधिभोग करने के लिए अनाधिभोगी रैयत को, तो वो इस भूमि का उपयोग इस तरह से करे कि उसका आगे चल के भी उपयोग किया जा सके। मान लिया जाए हम इसमें खेती कर रहे हैं और कुछ ऐसे उर्वरक आते हैं जो खेत को बंजर कर दे, तो इस कंडीशन में जो है ना अनाधिभोगी रैयत को निकाल दिया जाएगा, उससे बेदखल कर दिया जाएगा भूमि से। तीसरा कंडीशन है कि जैसे बॉन्ड किया गया है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वो रजिस्ट्रीकृत का जो सीमा रहता है, रजिस्ट्रीकृत का समय समाप्त होना, जब रजिस्ट्रीकृत का जो समय जो है वो समाप्त हो जाएगा तब भी उसको बेदखल किया जाएगा। या जो और चौथा जो कंडीशन है, और चौथा कंडीशन जो है उसमें कहा गया है कि जो अधिभोगी रैयत है यानी कि अनाधिभोगी रैयत जो है वो जो भूस्वामी से करार किया गया है, उससे जो बॉन्ड किया गया है उसमें जो लगान जो फिक्स कर दिया गया है वो अगर यदि चुकता नहीं करता है, चुकता करने से इनकार करता है, चुकता करने से इनकार करने का मतलब है कि अगर यदि वो लगान जितना जो दर तय किया गया है उस दर पर अगर यदि नहीं देने से इनकार कर देता है तब भी उसे बेदखल कर दिया जाएगा। ये धारा 41 में कहा गया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे धारा 42 की। धारा 42 का जिक्र जो है उसको पहले हम लोग धारा 40 में भी कर चुके थे। तो इसमें कहा गया है कि यदि रैयत ने उचित एवं सामयिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो भूस्वामी रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में जो है वो आवेदन देगा। इसमें कहा गया है कि अगर यदि कोई अनाधिभोगी रैयत है वो जितना भूस्वामी के साथ जो जितना भी रुपए जो टैक्स लगान पर बात किया था कि इतना देंगे तब हम इसका यूज करेंगे, इस भूमि का यूज करेंगे, तो रैयत जो है अगर यदि
इनकार कर देता है कि हम इतना लगान नहीं देंगे, इनकार कर देता है, तो उस कंडीशन में जो भूस्वामी है, भूस्वामी जो है वो उपायुक्त, चूंकि वो करार कर चुका रहता है, बॉन्ड कर चुका रहता है, तो वो उपायुक्त के पास जो है वो तब वो जो है भूस्वामी जो है वो उपायुक्त के पास आवेदन देगा और अपना समस्या को बताएगा। अब उपायुक्त जो है वो भूस्वामी और अनाधिभोगी रैयत का कंडीशन जो है वो पूरी तरह से सुनेंगे, उससे दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो उपायुक्त लेंगे और उसके आधार पर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 7 की। अध्याय 7 की। इससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप लोग थोड़ा कोताही नहीं करिए, ठीक है। इसमें जो है वो अध्याय 4 और अध्याय 6, अध्याय 4 और अध्याय 6 से जो छूट प्राप्त भूमि, छूट प्राप्त भूमि जो है, अध्याय 4 और अध्याय 6 से जो छूट प्राप्त भूमि जो बचा खुचा है, मान लिया जाए इसमें जो रैयत का बात कह दिया गया है, यानी अधिभोगी रैयत का, इसमें अनाधिभोगी रैयत का, कि कौन सा भूमि का यूज करेगा, कितना लगान देगा, कितना क्या करेगा, ये अध्याय 4 और अध्याय 6 में कह दिया गया है। और उससे जो बचा खुचा जो भूमि है उसको अध्याय से 7 में डाल दिया गया है। ऐसे कुछ भूमि को बताएंगे जो कि अध्याय 7 में आते हैं। उसमें जो हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय प्राधिकार आप लोग कभी जब देखते होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि रेलवे भूमि, यानी कि रेलवे भूमि का मतलब है कि अगर ये रेलवे के अंदर या फिर स्थानीय प्राधिकार सरकार, यानी सरकारी भूमि कह सकते हैं, एक तरह से सरकारी भूमि का जो है वो अध्याय 7 में रखा गया है। उसके बाद कहीं छावनी बना है, उसको भी सरकार के हाथ में ही रखा गया है। कहीं सड़क है, नहर है, बांध है, सार्वजनिक स्थल है, उन सब का जो है वो अध्याय 7 में जिक्र किया गया है। और ये सब भूमि जो है, जैसे कोई प्राधिकार सरकारी भूमि है, या फिर छावनी बना हुआ है, या फिर सड़क है, बांध है और नहर है, इसके अलावा जलाशय है, उस सब का जो लगान जो है लगान मुक्त होता है, मतलब सरकार उससे लगान नहीं लेती है, ठीक है। ये जो है वो अध्याय 7 में इसका जिक्र किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अगला अध्याय 8 की। अध्याय 8। अध्याय 8 में कहा गया है कि जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण मतलब क्रय विक्रय जो होता है उसके बारे में अध्याय 8 एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अध्याय बन जाता है। और इसमें जो धारा है, जैसे कि धारा 46 है, ये मतलब कैसे कौन सा जमीन को खरीदा जा सकता है, कौन सा जमीन को बेचा जा सकता है, किस पर CNT एक्ट लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, ये सब जो है वो अध्याय 8 में बताया गया है। इसमें कुछ इसमें जो धारा दिया गया है वो धारा 44।
धारा 44 में कहा दिया गया है कि रैयत का पट्टे का हकदार होना, रैयत का पट्टे का हकदार होना। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा पाने का हकदार होगा, जिसमें उसकी जोत की भूमि की परिमाप और सीमा, भूमि के लिए देय लगान की रकम, लगान की किस्तें, उपज के रूप में लगान दिए जाने की दशा में उपज का अनुपात तथा पट्टे की कोई विशेष शर्त का उल्लेख होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि रैयत का पट्टा मतलब जो भूस्वामी है, भूस्वामी से जो है वो एक टुकड़ा यानी कि भूमि का जो टुकड़ा है उसको मतलब कोई एक उपज का अनुपात तथा पट्टी की कोई विशेष शर्त, बिना शर्त का एक पट्टा उसे लेने का हकदार है। और धारा 45 की बात करेंगे। धारा 45, अगला धारा हम लोग का है 45। धारा 45 में जिक्र किया गया है कि जब कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। जैसे कि भूस्वामी जो है, भूस्वामी एक जमीन है, इसको पट्टे पर दिया, तो जो इसका पट्टे पर दिया तो वो प्रतिलेख मतलब कुछ कंडीशन, तो शर्तें जो लिखित शर्तें हैं उसका जो एक प्रति होता है, प्रति मतलब कॉपी, कॉपी पाने का हकदार है, उसको ये कॉपी दिया जाएगा। इसके बाद धारा 46 की बात करेंगे। धारा 46, धारा 46 में कहा गया है कि रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण पर प्रतिबंध। इसके ये जो थोड़ा धारा 46 जो है वो बहुत ही लंबा विषय बन जाता है, तो हम लोग इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चूँकि यह एक लंबी है, तो कुछ इसमें कुछ लंबा जो है वो कंडीशन दिए गए हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा अधिकार है जिसको अंतरण नहीं किया जा सकता है, मतलब भूमि को बेचा नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस जो है वो धारा 46 में दिया गया है, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और जिसे जो है वो जेपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अब अगले क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।